आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दुनिया में के किसी भी हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करना है। आज एक एक रूल को मैं पूरा बारीकी से पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा और आपको लाइफ में कभी भी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए, अनुवाद करने के लिए कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस वीडियो में पूरा शुरू से लेकर और अंत तक बने रहिएगा। इसमें क्या क्या इसका फंडामेंटल है, उसका डिटेल्स, उसका रूल्स, उसका कंसेप्ट, ट्रिक्स, टिप्स और जितना भी मेथड है, बीएमडब्ल्यू ट्रिक्स जो भी है, हर चीज में हम समझाएंगे। तो कृपया आप लोग ध्यान देकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो आप बचपन में पढ़े हैं, रटे हैं कि क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, उसके अंदर लिखा जाता है अदर वर्ड। तो अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड कुछ नहीं होता है बाबू, समझना पड़ता है। अदर वर्ड नहीं होता, वो होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट समझना होगा, तब हमारा कहानी बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दुनिया के किसी भी हिंदी के ट्रांसलेशन को, हिंदी के सेंटेंस को यदि आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप एक क्षणिक क्षण में उसको क्या करेंगे जी? ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए हम लोग बनाते हैं और समझते हैं। यहां पर टाइटल लिखेंगे हाउ, हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, चलिए इसको देखिए। हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें, इसको देखिए। इसका हिंदी लिखिए हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। देखिए, आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना है ना, तो आज पूरा मैं एक एक कर पूरा बारीकी से समझाने वाला हूं और इस चीजों को पूरा बढ़िया से समझिएगा। इसके बाद में आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है कि कैसे आप एक एक मिनट के अंदर में आप बड़े बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए तो इसको देखते हैं क्या क्या पढ़ना होगा। आपको हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए कितनी चीजें आपको सीखनी होगी, हर उस चीज को हम लोग सीखेंगे पूरा डिटेल्स में। इसके बाद में आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला। ये मेरा आपसे ट्रस्ट है, विश्वास कीजिए, वादा है आपको। मैं आपसे वादा करता हूं कि इसके बाद में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा इस वीडियो के बाद में हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। देखिए, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने होता है कर्ता। उसके बाद में जानेंगे हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने आप लोग समझते हैं ना, कर्म। उसके बाद में हम समझेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। उसके बाद में हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट माने पूरक। कॉम्प्लीमेंट के बाद में हम देखेंगे टेंस माने काल। उसके बाद थोड़ा जानेंगे इसमें हम वॉइस भी, वाच्य। उसके बाद में हमको समझना है सेंटेंस। माने वाक्य। चलिए
इतना चीज आपको बारीकी से समझना होगा। यदि आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना चाहते हैं ना, तो यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट टेंस वॉइस और सेंटेंस समझ गए ना, तो दुनिया के किसी भी सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिएगा। इसके बाद में आपके जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे। देखिए, आइए अपना पहला हेडिंग बनाइएगा और लिखेंगे, एक एक हेडिंग करके हम समझेंगे पूरा डिटेल्स में सब्जेक्ट क्या होता है। पहला हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट। चलिए पहला देखिए, लिखिए सब्जेक्ट, यहां तक लिखिए, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। पहला क्या है जी? सब्जेक्ट। हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मन होता है कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आइए इसको समझते हैं। सब्जेक्ट कर्ता किसे कहते हैं? कहता है कि जो किसी काम को काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं क्या हूं जी? सब्जेक्ट। आप आप पढ़ रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, तो क्या है जी? सब्जेक्ट। आप रात भर फोन से बात कर रहे हैं, ये क्या है जी? आप क्या है? सब्जेक्ट है। वो साइकिल चला के आ रही है, तो वह क्या है जी? सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का मतलब जो किसी काम को करता है। आप दौड़ रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, आप टहल रहे हैं काम कर रहे हैं, आप किसी को पीट रहे हैं तो काम कर रहे हैं। तो जो किसी काम को करता है उसको क्या कहेंगे जी? सब्जेक्ट कहेंगे। समझिए। आइए इसका इंग्लिश लिखिए, लिखेंगे वन हु डज। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं जी? सब्जेक्ट कहते हैं। आइए डेट इज में देखिए, डेट इज समझिए। सब्जेक्ट बराबर क्या होता है जी? डूअर ऑफ एन एक्शन। देखिए, डूअर ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या होता है? डूअर माने किसी काम को करने वाला। डूअर माने क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला। काम करने वाला क्या कहलाता है जी? सब्जेक्ट कहलाता है। कहता है ना, जो काम को करता है उसको क्या कहेंगे जी? सब्जेक्ट कहेंगे। कहता है ना, डूअर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काम को करने वाला क्या कहलाता है विद्यार्थी जी? सब्जेक्ट। इसको याद रखे रहिएगा। आप समझेंगे कि सब्जेक्ट का पता सेंटेंस में कैसे लगाएंगे। केनहू का केनहू सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख देता है, तो उसको भी हमको समझना है। कैसे समझेंगे? आइए इसको आप लोग लिखिए। यदि कोई आपसे सब्जेक्ट पूछ देगा तो बता दीजिएगा ना, जो किसी काम को करता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जो किसी काम को करता है उसको क्या कहेंगे जी? सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए उसके बाद में देखिए, इसको आप लोग लिखिए। सब्जेक्ट के बाद में देखिए,
उसके बाद में लिखेंगे हाउ हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे करें? सब्जेक्ट का पता कैसे करें? देखिए सब्जेक्ट का पता करना होगा ना, तो इसके लिए एक मेरा बीएमडब्ल्यू ट्रिक है। आइए उस ट्रिक को समझते हैं। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता करना होगा कि सब्जेक्ट कहां भुलाया है, इसको खींच के पकड़ के लाना है ना, ठीक है, मेरा बीएमडब्ल्यू ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी सब्जेक्ट को केनहू से खींच के पकड़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आइए उस बीएमडब्ल्यू ट्रिक को समझते हैं। बी एम डब्ल्यू ट्रिक। देखिए इसको देखिए, बीएमडब्ल्यू ट्री क्या है जी? देखिए सब्जेक्ट का पता करना होगा ना, सब्जेक्ट का पता करना होगा, तो हम वर्ब से पूछते हैं। वर्ब से क्या पूछेंगे? कौन या किसने। हु। भाई किसने है? देखिए सब्जेक्ट का पता करना होगा ना, तो वर्ब से पूछेंगे। किसे पूछेंगे जी? वर्ब से। क्या पूछेंगे? कौन या किसने। तो जानते हैं आप वर्ब कहां रहता है जी? सेंटेंस के अंत में। चलिए एक दो एग्जांपल पहले देखा जाए। आइए इसको समझा जाए सच एज में कह के। सच एज हम कह दे अंजलि, अंजलि अंग्रेजी बोलती है। हम कहते हैं अंग्रेजी क्या जी? अंग्रेजी बोलती है, तो ये बोलती है मेरा क्या है? वर्ब है। इसको समझ जाइएगा ना, तो आपका कहानी बहुत ही बेहतर हो जाएगा। बोलती है क्या है विद्यार्थी जी? वर्ब है। ये है वर्ब। क्या है जी? वर्ब। और हमने बताया है ना, सब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से पूछेंगे कौन या किसने। अंजलि अंग्रेजी बोलती है, तो कौन बोलती है? इसे पूछिए कौन बोलती है। पूछिए कौन बोलती है जी? अंग्रेजी कौन बोलती है? तो अंजलि। अंजलि मेरा क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया जी? सब्जेक्ट। चलिए इसके बाद में यदि हम कह दूं, यहां पर समझिए, यहां देखिए एक दो और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए हम कह दें तुमसे मिलने, तुमसे मिलने यहाँ तुमसे मिलने, तुमसे मिलने यहाँ मुस्कान आ रही है।
देखिए, तो तुमसे मिलने यहां मुस्कान आ रही है, ये समझना है। सबसे पहले खोजेंगे हमको वर्ब, सब्जेक्ट का पता लगाना हो तो क्या खोजेंगे जी? वर्ब। यह कैसे करें, मेटक गया है। सब्जेक्ट का पता लगाना होगा तो वर्ब से पूछेंगे कौन या किसने। पूछिए, तुमसे मिलने यहां मुस्कान आ रही है, तो यहां आ रही है मेरा क्या है जी? वर्ब है। इसी वर्ब से पूछेंगे कौन आ रही है, इससे पूछिए कौन आ रही है, कौन कौन आ रही है जी? तुमसे मिलने कौन आ रही है, तो मेरा क्या, कौन आ रही है जी? तो मुस्कान। तो मुस्कान मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का पता आप लोग कर सकते हैं आसानी से, किसी को दिक्कत ही नहीं है जी। एक दो और एग्जाम्पल देखिए। यहां पर देखिए, कहते राम ने रावण को रावण को मारा। तो मारा मेरा क्या हो गया जी? वर्ब हो गया। इसी वर्ब से पूछना है कौन मारा। सब्जेक्ट का पता करना होगा तो क्या पूछेंगे? कौन या किसने, किसने मारा है। तो पूछिए किसने मारा है जी, बताइए किसने मारा है वो विद्यार्थी जी? तो राम ने। तो राम मेरा क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। बस समझ आ रहा है जी? चलिए एक एग्जाम्पल और लीजिए। यहां पर हम कह दें काजल काजल शाम में खेलती है। तो खेलती है मेरा क्या हो गया जी? वर्ब। और इसी वर्ब से पूछेंगे कौन खेलता है जी? कौन खेलता है? तो काजल। तो काजल मेरा क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट। तो यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना होगा तो किसी को दिक्कत नहीं ना होगा जी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट का पता करने के लिए आप कहां जाएंगे जी? वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब कहां रहता है जी? सेंटेंस के अंत में। कहां रहता है वर्ब? सेंटेंस के अंत में। देखिए ये सेंटेंस में दो तीन को वर्ब आ जाता है, उस वर्ब से मतलब नहीं है। लेकिन आइए वो समझाते हैं कि ये सेंटेंस में दो वर्ब आ जाएगा तो किसी को सब्जेक्ट थोड़े मान लेंगे, किसी को वर्ब थोड़े मान लेंगे जी। मेन वर्ब जो दुल्हन होती है, बताइए यदि हम कह दूं, मानते हैं कि आप शादी करने जाइए, और जब आप शादी करने जाते जाते हैं तो देखते हैं कि जब जयमाला होती है ना, तो वहां पर जब लड़कियां आती है, दुल्हन जब आती है तो दुल्हन के साथ में दो चार और लड़की आती है कि नहीं आती है? तो इसका मतलब क्या है? आप दुल्हन के साथ में बहुत सारी लड़कियां आती है, चार पांच लड़कियां आती है, तो क्या आप किसी से शादी कर लीजिएगा? किसी से आप तो शादी नहीं कर सकते हैं ना, शादी उसी से कर सकते हैं जिससे आपका शादी ठीक हुआ है। यदि आप किसी और से शादी कर लीजिएगा तो मार के लोला कुछ देगा सब, है ना? समझिए। तो ये बात यही समझना था कि एक सेंटेंस में बहुत सारे भाव भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे अपना भाव वाली से मतलब है, अपना भाव से, अपना दुल्हन से आपको मतलब है, किसी लड़की से आप शादी नहीं कर सकते हैं। समझिए। तो मेन कहां रहता है जी? भाव सेंटेंस के अंत में। आइए इसको समझते हैं। यहां तक लिख लिया ना, आइए दूसरा समझते हैं। यहां देखिए, एक एग्जांपल और लिखते हैं। वह तुमसे मिलने तुमसे मिलने यहां सुबह में आती है। देखिए,
अब देखिए यहां पर दो गो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देखिए ये मिलना, यहां पर भी वर्ब है, ये यहां आती है, यहां पर भी वर्ब है। तो दो गो वर्ब है यहां पर, ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो यहां पर देखिए मुझे मेन वर्ब से ना मतलब है। मेन वर्ब कहां रहता है जी? सेंटेंस के अंत में। कहां रहता है जी? सेंटेंस के अंत में। इसको वर्ब मत मान लीजिएगा, ना तो सेंटेंस का आप सत्यानाश कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब किसको मानेंगे? आती है। इसी आती है से पूछेंगे कौन आती है, तो वह मेरा क्या हो जाएगा जी? सब्जेक्ट। वह मेरा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। चलिए सब्जेक्ट तो आप समझ गए बहुत बढ़िया से। सब्जेक्ट में आपको अब दिक्कत नहीं होगी। आइए अब उसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सब्जेक्ट के बाद में ऑब्जेक्ट। दूसरा हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे ऑब्जेक्ट। लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मन होता है कर्म, इसका हिंदी होता है कर्म, ये समझिए। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर कोई काम किया जाता है, जिस पर कोई काम, जिस पर कोई काम किया जाता है, किया जाता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं, हाँ। देखिए ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर आप कोई काम कीजिएगा ना उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। मानते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो काम अंग्रेजी पे हो रहा है। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप क्रिकेट पे काम कर रहे हैं। आप कपड़ा धो रहे हैं तो काम कपड़ा पे कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको समझिए। आइए इसका इंग्लिश हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे वन अपॉन whom या which, one upon whom या which an action is done, an action, an action is done is called an ऑब्जेक्ट। कह रहा है ना, जिस पर कोई काम किया जाता है उसको क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। वन अपॉन whom या which an action is done is called an object। चलिए इसको भी आप लोग लिखिए। उसके बाद में हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट का प्रकार कितना है, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। आइए उसके बाद में देखते हैं। यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट और लिखेंगे काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का प्रकार, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं इसको समझिए। हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो चीज की आवश्यकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं ना। एक होता है
आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा होता है सेल्फ ऑब्जेक्ट। देखिए हमको पढ़ना है दो ऑब्जेक्ट यहां पर, एक पढ़ना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा पढ़ना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेल्फ ऑब्जेक्ट भी अभी हम समझा देते हैं आपको कि क्या होता है सेल्फ ऑब्जेक्ट। लेकिन हमको ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाने के लिए कितने ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी? तो दो। लेकिन सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको भी पहले समझ लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं डीओ, डी और ओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं आईओ, आई और ओ शॉर्ट फॉर्म में। और सेल्फ ऑब्जेक्ट को एस ओ बोल सकते हैं ना, एस ओ शॉर्ट फॉर्म में। और सेल्फ ऑब्जेक्ट, देखिए हमको तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेल्फ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन इसको भी समझ लेते हैं कि सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जान जाइए जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो, समझिए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहां पर समझ लीजिए, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होना, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे जी? सेल्फ ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो तो उसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे विद्यार्थी जी? सेल्फ ऑब्जेक्ट। यदि हम कह दूं, समझिए खूब बढ़िया समझते हैं इसको। यहां देखिए, इसको समझते हैं सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है। पहले एक एग्जांपल से समझते हैं इसका सेल्फ ऑब्जेक्ट को। दो ऑब्जेक्ट तो बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन सेल्फ ऑब्जेक्ट हम समझ लेते हैं यहां पर, क्योंकि सेल्फ ऑब्जेक्ट हमको पढ़ना नहीं है यहां पे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, लेकिन आपको थोड़ा यहां पर समझ भी लेना है, छोड़ना भी नहीं है हमको, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। सेल्फ ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे हम कहते हैं वह खुद से प्यार करती है, वह खुद से खुद से प्यार करती है। तो इसको समझिए, वो खुद से प्यार करती है क्या होता है सर? देखिए यहां पर, देखिए वह और प्यार भी करती है खुद से, देखिए यहां पर, और प्यार भी कर रही है खुद से। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति है। वह भी देखिए खुद से, दोनों क्या है जी? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो। तो यहां पर इसको कैसे बनाएंगे जी? वह है तो सी, प्यार करती है तो लव्स, सी लव्स। और वह है तो यहां पर क्या लिखेंगे जी? हर सेल्फ। देखिए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो गया ना, तो इसको बोलते हैं सेल्फ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे जी? सेल्फ ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे जी? सेल्फ ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे? सेल्फ ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, हम कह दे वह खुद से वो खुद से नफरत करती है। इसको कैसे बनाएंगे जी? यहां देखिए,
सी हेट्स हरसेल्फ। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो जा रहा है ना। जब दोनों एक ही व्यक्ति हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे जी? सेल्फ ऑब्जेक्ट इज सो। किसी को दिक्कत नहीं ना है जी? सेल्फ ऑब्जेक्ट कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो जाए, मैं खुद से प्यार करता हूं, वो खुद से नफरत करती है, वो खुद से प्यार करती है, तो उसको क्या कहेंगे? सेल्फ ऑब्जेक्ट। थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए यहां तक आप लोग उतारिए। अब हम चलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट। बहुत बारीकी से समझेंगे इसको, ये जानना बहुत ही जरूरी है। यदि आप इसको जान जाइएगा ना तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं जिस वे से लेके चल रहा हूं इसी वे से आप लोग चलिए, आपको लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए। चलिए उसके बाद में हम जानेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। चलिए देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको भी हम समझेंगे बीएमडब्ल्यू के ट्री के माध्यम से। इसको भी समझेंगे हम बीएमडब्ल्यू ट्रिक, बीएमडब्ल्यू ट्री के माध्यम से। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं डीओ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलेंगे क्या जी? डीओ। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो कहानी बहुत आसान ना है सर। देखिए हम पूछते हैं वर्ब से। क्या पूछते हैं जी? वर्ब से। वर्ब से पूछेंगे क्या? वर्ब से पूछेंगे क्या? व्हाट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछेंगे? क्या। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से पूछिएगा क्या। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। सोचेज में देखिए, सोचेज वह अंग्रेजी बोलती है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए वर्ब से क्या पूछेंगे? क्या। तो वर्ब में क्या है जी? वर्ब इसमें कौन है? बोलती है। इसी बोलती है से पूछिए क्या बोलती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा ना तो वर्ब से क्या पूछेंगे? क्या। क्या बोलती है? तो अंग्रेजी। तो अंग्रेजी मेरा क्या हो गया जी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। हम कहा दें एक और एग्जांपल देखिए। मुस्कान हिंदी बोलती है। देखिए तो ये मुस्कान हिंदी बोलती है ना, तो सबसे पहले यहां यह समझना है ना कि आपका बोलती है मैं क्या है जी? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसी वर्ब से पूछना है कि क्या बोलती है। इसी वर्ब से पूछेंगे क्या बोलती है। तो क्या बोलती है जी? तो हिंदी बोलती है। तो हिंदी मेरा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि क्या से रिजल्ट मिलता है, क्या से, क्या से, तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम समझेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
चलिए यहां तक आइए। उसके बाद में समझते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको भी हम समझेंगे बीएमडब्ल्यू ट्री के माध्यम से। बी एमडब्ल्यू ट्रिक। देखिए बीएमडब्ल्यू की ट्रिक का मतलब क्या होता है जी, आप लोग थोड़ा सा हैरान होंगे। तो बी एम डब्ल्यू इसका मतलब समझ लीजिए। बी से होता है बेटर, एम से होता है मीनिंग, बेटर मीनिंग ऑफ वर्ड, बेटर मीनिंग ऑफ वर्ड, शब्दों का बेहतर अर्थ। तो कोई आपसे पूछ देगा बीएमडब्ल्यू तो समझिएगा ना, शब्दों का बेहतर अर्थ, यही होता है इसका बीएमडब्ल्यू ट्री का माध्यम मतलब। यह देखिए, अब सबसे पहले समझेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। यहां पर देखिए कहानी वही है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा, आईओ का पता करना होगा। तो हम जाएंगे किसके पास, जाएंगे हम वर्ब के पास, और वर्ब से पूछेंगे, क्या पूछेंगे जी, किससे, किससे, हुम। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो आप जाइएगा वर्ब के पास में और पूछिएगा किससे। क्या पूछेंगे जी, किससे। आइए अब एक दो एग्जांपल लेकर समझते हैं। देखिए यहां पर सोचेज में हम कह दें, वह मुझे वह मुझे वह मुझे पढ़ाती है। तो यहाँ पढ़ाती है क्या है जी, भव है। किससे पढ़ाती है, तो मुझे, ये क्या होगा जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम कह दें, यहां देखिए, सर हम लोगों को सर हम लोगों को अंग्रेजी अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये देखिए, तो यहां पर समझना है, पढ़ाते में क्या है जी, वर्ब है। इसी वर्ब से पूछेंगे क्या, किससे पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से पूछते हैं किससे, किससे पूछते हैं किससे, तो हम लोगों का होगा जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए, तो आप लोगों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा। आप क्या पढ़ाते हैं जी, तो अंग्रेजी, अंग्रेजी का हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब क्या से पता चलेगा उसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसी से जो रिजल्ट मिलेगा उसको क्या कहेंगे जी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से डायरेक्ट, किससे इनडायरेक्ट। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। हुए हुए जा, इसको तो हमको यहां से ना करना चाहिए था। इसको समझिए,
वह तुम लोगों को वह तुम लोगों को गणित सिखाती है। तो सबसे पहले इसमें क्या खोजेंगे जी? तो सबसे पहले इसमें खोजेंगे सिखाती है। तो सिखाती है क्या है जी? वर्ब है। और इसी वर्ब से पूछना है, क्या पूछेंगे जी? क्या क्या सिखाती है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो क्या पूछेंगे जी? क्या क्या सिखाती है? तो गणित। यहां देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो क्या पूछेंगे वर्ब से? क्या। तो क्या सिखाती है? तो गणित। गणित में क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डीओ। किससे सिखाती है? और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना होगा तो वर्ब से क्या पूछेंगे? किससे। तो किससे सिखाती है? तो तुम लोगों को। ये क्या होगा जी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? जब क्या से रिजल्ट मिलेगा, क्या से, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब किससे रिजल्ट मिलेगा, किससे, तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वर्ब से पूछना है क्या सिखाती है? तो गणित। गणित में क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे सिखाती है? तो तुम लोगों को। क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए यहां तक आइए। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा ना? खूब बढ़िया समझिए। उसके बाद में हम समझेंगे वर्ब। देखिए वर्ब हेडिंग मानिए, ये वर्ब, VERB। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब माने क्या होता है जी? क्रिया। वर्ब माने होता है क्रिया, ये समझना है। आइए वर्ब किसे कहते हैं इसको जानते हैं हम पहले। वर्ब देखिए, वर्ब क्या होता है इसको समझना है ना। जिस शब्द से जिस शब्द से जिस शब्द से कार्य, अस्तित्व अस्तित्व या अस्तित्व या अधिकार अधिकार का बोध हो बोध हो उसे हम वर्ब कहते हैं। जिस शब्द से कार्य, अस्तित्व या अधिकार का बोध हो उसे क्या कहेंगे जी? वर्ब कहते हैं। इसको समझिए वर्ब क्या है। इसका इंग्लिश का पहले डिफिनेशन लिखेंगे। द वर्ड विच denotes an action existence or possession, double SION, possession is
called a verb. कहता है जिस शब्द से कार्य, अस्तित्व या अधिकार का बोध उसे क्या कहते हैं जी? वर्ब. द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजेशन इज कॉल्ड अ वर्ब. आइए यहां तक आइए. जिस शब्द से कार्य, अस्तित्व या अधिकार का बोध उसे क्या कहेंगे जी? वर्ब. आइए डेट इज में समझते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलेंगे. डेट इज देखिए, वर्ब इज इक्वल टू एन एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजेशन. UAACSSION पोजेशन. एन एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजेशन इज कॉल्ड अ वर्ब. जिस शब्द से कार्य या अस्तित्व या अधिकार का बोध हो जाए, जिस शब्द से कार्य, अस्तित्व या अधिकार का बोध हो जाए उसे क्या कहेंगे जी? वर्ब. क्या कहेंगे? वर्ब. आइए आइए एक दो एग्जांपल लेते हैं पहले. हाँ सर. हाँ ना. ठीक है. ठीक है. उसके बाद में देखिए, एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं. सर्च एज में देखते हैं. सर्च एज में हम कह दें वह खेलती है. तो देखिए खेलती में क्या हो गया जी? ई एक्शन का बोध हो रहा है. एक्शन, ये क्या हो रहा है? एक्शन. यही कह दे सी प्लेज. तो प्लेज मेरा क्या है जी? एक्शन है. क्या है? एक्शन है. तो एक्शन का बोध हो रहा है यहां पर. फिर देखिए यहां पर कह दे वह एक शिक्षक है. वो एक शिक्षक है. इसको बना दे ही इज अ टीचर. तो देखिए यहां पर टीचर, यहां पर इज क्या है जी? एग्जिस्टेंस है. टीचर है, वो टीचर है, वो डॉक्टर है, वो कलेक्टर है. ये कहने से क्या आप समझ रहे हैं कि उसकी एक अस्तित्व है, एक गरिमा है, समाज में एक उसकी एक अलग पहचान है. तो इस भी क्या है जी? वर्ब है. लेकिन कौन सा वर्ब है? एग्जिस्टेंस वाला वर्ब है. हम कह दें साक्षी के पास, साक्षी के पास
ये कार है, कार है। तो यहां पर देखिए, हम इसको लिख दें, साक्षी हैज अ कार। तो हैज से किसका बोध हो रहा है? पोजेशन का, POSSION, पोजीशन का। किसका बोध हो रहा है? पोजीशन का। तो यहां पर समझिए, तो आप वर्ब बढ़िया से समझ रहे हैं ना जी। वर्ब जिस शब्द से कार्य, अस्तित्व या अधिकार का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे जी? वर्ब। द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजेशन इज कॉल्ड अ वर्ब। तो यहां तक आप बढ़िया से समझिए। इसके बाद में अगला वीडियो, इसके बाद वाला जो क्लास है ना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए इसको बढ़िया से आप लोग रिवीजन करिए और मस्ती में पढ़ाई कीजिए। फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय, सो लॉन्ग, सी यू अगेन, दैट्स ऑल।